फ्रेंड कैसे हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। अब जो है बातें लगभग साफ़ हो चुकी है कि बीपीएससी TRE 3.0 जो है वो लगभग जून में ले ली जाएगी और अगस्त में तो बीपीएससी जो TRE 4.0 की बात कही गई है वे अपने समय और शेड्यूल के अनुसार बना रहेगा। ऐसे में तैयारियां आपकी लगातार चलती रहे, इसलिए हम आज से आपके लिए बिहार स्पेशल की क्लासेज शुरू कर दिए हैं। तो बिहार स्पेशल की क्लास में आज जो है हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं प्राचीन काल में बिहार, यानी कि प्राचीन काल में बिहार से संबंधित मस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और ऐसे ही प्रश्न अब बीपीएससी के द्वारा पूछा जा रहा है। तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको आंसर पता है तो फटाफट इसका आंसर हमसे पहले बताते चलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चन के साथ। पहला प्रश्न है कि बिहार क्षेत्र की चर्चा जो है सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना में मिलती है। प्रश्न है कि बिहार क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक जो है वह रचना में मिलती है। ऑप्शन है अथर्ववेद, सामवेद, वायु पुराण या उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है या उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। तो देख लीजिएगा फ्रेंड्स कि बिहार क्षेत्र की जो चर्चा है ना सबसे पहले जिस साहित्यिक रचना में मिलती है उसका नाम शतपथ ब्राह्मण है। याद रखेंगे, शतपथ जो ब्राह्मण है उसमें सबसे पहले बिहार शब्द के बारे में चर्चा मिलती है, जो कि ऑप्शंस में नहीं दिया गया है, इसलिए उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला नंबर प्रश्न आपके पास कंप्लीट हो चुका है। आइए देखते चलते हैं। बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती या बीएसएससी इंटर लेवल एग्जामिनेशंस के लिए ये मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम दृष्टिकोण से साबित होने वाला है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद बिहार में नहीं था। आप सभी को मालूम है कि जो प्राचीन काल है उसमें पूरे संपूर्ण भारत को 16 महाजनपदों में बांटा गया था। इसमें से 3 महाजनपद अपने बिहार में आया करते थे, लेकिन निम्नलिखित में से वो कौन सा महाजनपद है जो बिहार का अंग नहीं था। तो याद रखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जो अंग है वह बिहार का जो है महाजनपद बिहार में नहीं था। तो देखिएगा, बिहार में जो है वज्जी था, अंग था और मगध था। यानी अंग तो था, मगध था और एक वज्जी था, लेकिन यहाँ पर दिया गया है वत्स। वत्स जो है बिहार का अंग नहीं था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं अपने तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। तीसरा नंबर क्वेश्चन है विदेह राज्य का उल्लेख सबसे पहले किस ग्रंथ में हुई है। प्रश्न है कि विदेह राज्य का उल्लेख सबसे पहले किस ग्रंथ में है। अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है या उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। तो विदेह राज्य का उल्लेख सबसे पहले जिस ग्रंथ में किया गया है उसका नाम ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विदेह राज्य का उल्लेख जो है यजुर्वेद में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरे का ऑप्शन नंबर बी हो चुका है। आइए बढ़ते चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न है बौद्ध साहित्य में से किस नगर का उल्लेख नहीं है। बौद्ध साहित्य में से किस नगर का उल्लेख नहीं है। जो दिए गए बौद्ध साहित्य है उसमें से बौद्ध साहित्य में वह कौन सा नगर है जो दिए गए ऑप्शंस हैं उसका जो है उल्लेख बौद्ध साहित्यों में नहीं किया गया है। ऐसा प्रश्न कहा जा रहा है कि बौद्ध साहित्य जो है उसमें निम्नलिखित में से वह कौन सा जो नगर है उसका उल्लेख किसी भी रूप से नहीं किया गया है। सही आंसर है कि देखेंगे यहाँ पर वाराणसी का उल्लेख है, मथुरा का भी उल्लेख है, तक्षशिला का भी उल्लेख है। यानी कि तीनों का तीनों तो उल्लेख है। उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, लेकिन यहाँ पर कहा जाए किसका उल्लेख नहीं है तो सही आंसर हो जाएगा कि उल्लेख नहीं बोलने वाली ये भी तीनों का तीनों उल्लेख हुआ है। तो उपर्युक्त में से एक से अधिक तो आंसर होगा नहीं। किसका उल्लेख नहीं किया गया है, नहीं शब्द आ गया है, इसलिए एक बार फिर से ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथे का ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर है। आइए भागते चलते हैं अपने 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 5वां नंबर प्रश्न है मौर्य सम्राट बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था। मौर्य सम्राट जो था बिंदुसार, आप सभी जानते हैं कि मौर्य सम्राट जो है बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था। तो सही आंसर हो जाएगा 5वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखेंगे यहाँ पर जो है कि यहाँ पर बौद्ध धर्म का, जैन का, वैष्णव का, तो निम्नलिखित में से किसी का नहीं। वह जो था ना, जो मौर्य सम्राट बिंदुसार था वो जिस
संप्रदाय का अनुयायी था उसका नाम आजीवक संप्रदाय था। याद रखेंगे, आजीवक संप्रदाय से संबंध रखने वाला व्यक्ति था बिंदुसार, जो कि ऑप्शंस में नहीं दिए गए हैं। एक बार फिर से पांचवे का ऑप्शन नंबर ई आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। मौर्य सम्राट बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? राइट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि आजीवक संप्रदाय का वह व्यक्ति था। आगे बढ़ते चलते हैं, मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र में आगमन कब हुआ था? प्रश्न है कि मेगास्थनीज जो था वह पाटलिपुत्र में उसका आगमन कब हुआ था? आप सभी जानते हैं मेगास्थनीज जो था वह यूनान के व्यक्ति था, और यह मेगास्थनीज जो था वो किसके द्वारा भेजा गया था भारत में, वो जरूर बताइएगा। ये तो जानते होंगे चंद्रगुप्त मौर्य के समय वह भारत में आया था, इसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। तो मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र में आगमन कब हुआ था? छठे का सही आंसर हो जाएगा 315 ईस्वी पूर्व में मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र में आगमन हुआ था। छठे का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन आपके पास है, प्रश्न है कि अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख किस अभिलेख में है? तो अशोक के द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध हमेशा बनाए रखे गए हैं। इसका अभिलेख जो है, इसका उल्लेख जो है जिस अभिलेख में किया गया है उसको शिलालेख 13 के नाम से हम सभी जानते हैं। तो अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख जिस अभिलेख में किया गया उसको शिलालेख 13 के नाम से हम सभी जानेंगे। आगे बढ़ते चलते हैं, 8वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, बिहार निम्नलिखित में से किस महापुरुष का, याद रखेंगे, बिहार निम्नलिखित में से किस महापुरुष का जन्मस्थली नहीं है? बिहार जो है निम्नलिखित में से किस महापुरुष का जन्मस्थली नहीं है? गुरु गोविंद सिंह, इनका जो जन्म हुआ था वह पाटलिपुत्र वाले साहिबगंज वाले, ये जो साहिब ये बोला जाता है पटना साहिब की तरफ उनका जन्म हुआ था। तो बिहार निम्नलिखित में से किस महापुरुष का जन्मस्थली नहीं है? तो सही आंसर कि गुरु गोविंद सिंह तो जन्मस्थली है। महावीर स्वामी का जन्म जो है कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, लेकिन अगर देखा जाए यहाँ से आपके पास गौतम बुद्ध का, तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। यही कारण है कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस महापुरुष का जन्मस्थली बिहार नहीं रहा? गौतम बुद्ध इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8वें का बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर प्रश्न आपके पास है, प्रश्न कहता है कि सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने राजगृह के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया था? सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने राजगृह के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाई थी? आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर बिहार स्पेशल जीके का प्राचीन कालीन बिहार के मस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चंस। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते चलिएगा। अगर किसी भी प्रकार से ई बुक की आवश्यकता है कंपटीशन से संबंधित तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्रश्न है, सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने राजगृह के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया था? 9वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो दिया गया है आपके पास प्रश्न है कि सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने राजगृह के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया था? काला अशोक नहीं था, नागदशक नहीं था। इसका सही आंसर हो जाएगा शिशुनाग। याद रखेंगे शिशुनाग ने बनाया था, जो कि ऑप्शंस में नहीं दिया गया है। एक बार फिर से 9वें का सही आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। शिशुनाग के द्वारा सबसे पहले मगध के जो शासक था शिशुनाग, उसके द्वारा राजगृह के साथ साथ वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाई गई थी। 10वें नंबर प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते चलते हैं। 10वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न कहता है कि गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम कहां आश्रय लिया? गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम कहां पर आश्रय लिया था? तो सही आंसर है अलार कलाम के आश्रम में। गौतम बुद्ध जो अपने गृह का त्याग किए तो सबसे पहले वो जो अलार कलाम के आश्रम है उसमें वैशाली में वो पहुंचे हुए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं अपने 11 नंबर प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न कहता है, प्रश्न है दोस्त कि बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य अपने साथ जीत लिया था? प्रश्न है कि बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित करके कौन सा राज्य जीता था? आपके स्क्रीन पर जैसा कि ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अंग को। याद रखेंगे बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित करके कौन सा राज्य जीता था? यहाँ पर एक बाय मिस्टेक लिखा गया है, अंग प्रदेश को जीता था। 11 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते अपने 12वें नंबर प्रश्न की
तरफ 12वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अशोक का धाम था। दोस्तों अगर आपको चाहिए किसी विशेष टॉपिक का ही वीडियो तो आप हमें कमेंट करके जरूर सजेस्ट कीजिए कि क्या अभी बिहार स्पेशल ही डेली बाय डेली चलने दिया जाए या फिर कुछ और लाने की कोशिश किया जाए, हिंदी हुआ, अंग्रेजी हुआ या इनको, या मतलब अल्टरनेट डे की तरफ से एक दिन बिहार स्पेशल हुआ तो अगले दिन हिंदी और इंग्लिश लेकर के आया जाए, या जो भी आपको लगता है तो हमें कमेंट करके जरूर सजेस्ट कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन अशोक का धाम था, तो याद रखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा अशोक का धाम के नाम से जाना जाएगा या अशोक के धाम में शामिल होने वाला, तो नैतिक आचार संहिता जो था वह अशोक के धाम में शामिल था। 12 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है पाटलिपुत्र के निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किसने किया था। प्रश्न है कि पाटलिपुत्र के निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किसके द्वारा किया गया है। 13वें का सही आंसर है मेगास्थनीज के द्वारा। पाटलिपुत्र के निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन जो है किसने किया, सही आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज के द्वारा किया गया है अपनी पुस्तिका इंडिका में। आगे बढ़ते चलते हैं, चीनी यात्री इत्सिंग, यानी कि याद रखेंगे सबसे पहले इत्सिंग कहाँ का यात्री था, तो सही आंसर हो जाएगा इत्सिंग जो था वह चीन का यात्री था, लेकिन वह बिहार के भ्रमण पर कब आया हुआ था। प्रश्न है कि चीनी यात्री जो था इत्सिंग वह बिहार के भ्रमण पर कब आया था। 14वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 673 ईस्वी पूर्व में चीनी यात्री इत्सिंग जो है बिहार के भ्रमण पर आया और उसने नालंदा विश्वविद्यालय में पठन पाठन भी किया था। आगे बढ़ते चलते हैं, 15वां नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र था, तो बिहार में बौद्ध विहारों का प्राचीनतम केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा है। सबसे पुराना जो बौद्ध विहार का प्राचीन केंद्र था उसको हम और आप किस नाम से जानेंगे। 15वें का सही आंसर हो जाएगा नालंदा जो था वह नालंदा विश्वविद्यालय या नालंदा जो था वो बौद्ध विहार के लिए प्राचीनतम केंद्र के रूप में एक प्रमुख ज्ञात तत्व है। आगे बढ़ते चलते हैं, 16वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न कहता है कण्व वंश का संस्थापक कौन था। कण्व वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था। सही आंसर है कि कण्व वंश का संस्थापक जो था 16 का ऑप्शन नंबर सी जो अग्निमित्र था वह कण्व वंश का संस्थापक माना जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको हर एक बिंदु समझ में आ रहा होगा। बाय मिस्टेक अगर कोई भी मिस्टेक हमसे हो जाती है तो प्लीज़ क्षमा कर दीजिएगा और हमें सजेस्ट जरूर कर दीजिएगा कि यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, क्योंकि दोस्त हम भी एक इंसान है, हो सकता है किसी कारणवश से गलती हो जाए और गलती होना इंसान का एक जो है एक बहुत बड़ी समस्या तो नहीं लेकिन यह एक अंग ही माना जाता है उसके जीवन का। मगध पर शासन करने वाले जो राजवंश से सही क्रम निम्नलिखित में से क्या है। तो मगध पर शासन करने वाले राजवंश के सही क्रम आपको इनमें से कौन कौन दिखाई दे रहे हैं। 17वें का सही आंसर हो जाएगा, देखिएगा सबसे पहले हर्यक वंश आया, शिशुनाग उसके बाद आया, शिशुनाग को खत्म करके नंद आया और नंद को खत्म किया चंद्रगुप्त मौर्य ने तो मर्ज आया और मर्ज के बाद शुंग वंश आया और शुंग के बाद कण्व वंश आया। तो याद रखेंगे शुरुआत कहाँ से होती है हर्यक वंश पर और खत्म कहाँ होती है कण्व वंश। आपको बस ये याद रखने कि शुरू में हर्यक और अंत में कण्व दिखाई दे वो वाला ऑप्शन आपको सही कर लेना है। 17 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है किस शासक ने उदंतपुरी में बौद्ध विहार का स्थापना करवाया था। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि किस शासक ने उदंतपुरी में बौद्ध विहार का स्थापना करवाया था। तो बौद्ध विहार की स्थापना जो है उदंतपुरी में कराने का श्रेय जो होता है वो ऑप्शन नंबर ए गोपाल को जाता है। याद रखेंगे धर्मपाल विक्रमशिला से संबंधित हैं, लेकिन यहाँ पर गोपाल जो हैं वो उदंतपुरी में बौद्ध विहार की स्थापना करवाने वाले व्यक्ति के रूप में या शासक के रूप में हमारे बिहार के प्राचीन इतिहास में अपना एक स्थान रखते हैं। 19वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और प्रश्न है, प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र के नाम से भी अपने आप को स्थापित किया था। तो किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा था। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है या उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। तो प्रश्न जो आपके पास है कि किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी का दोहित्र कहा था, लिच्छवी दोहित्र कहा था। जहाँ तक मुझे लगता है कि इसका 19 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समुद्रगुप्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन है 20वां नंबर कि प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु सारिपुत्र का जन्म कहाँ हुआ था। प्रसिद्ध जो बौद्ध भिक्षु है सारिपुत्र, इनका जन्म कहाँ हुआ था। 20वें का सही आंसर हो जाएगा प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु सारिपुत्र का जन्म जो है नालंदा में हुआ था। उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन आपके लिए बहुत ही मस्ट इंपॉर्टेंट साबित हुए होंगे और सभी प्रश्न आपको सटीकेबल लगा होगा। तो उम्मीद करेंगे कि अगले दिन आप ज़रूर हमारे साथ इसी समय पर जुड़ पाइएगा। शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। मिलते हैं अगले दिन। जय हिंद।